सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। जासूसी कांड मैं समझना चाहता हूं, इस्राएली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जो जासूसी कराई गई है, इन्होंने किसी को बख्शा? 40 पत्रकार तो छोड़िए, इन चेहरों पर गौर कीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी के पूर्व सलाहकार, चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के रिश्तेदार अभिषेक बनर्जी, रंजन गोगोई नहीं, जिस लड़की ने रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके भी रिश्तेदारों और उसके 11 फोन्स की हैकिंग की गई या उनकी जांच की जा रही थी। खुद सरकार के ये दो मंत्री प्रहलाद पटेल और अश्विनी वैष्णव जो इस वक्त मौजूदा आईटी मिनिस्टर हैं, किसी को बख्शा है इन्होंने? मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जैसे ही सरकार मुश्किल में दिखाई दी, जैसे ही सरकार रट्टू तोते की तरह एक ही बयान देते दिखाई दी, इनके बचाने के लिए ये दो चेहरे सामने आ गए। दरअसल इन दो चेहरों को मैं सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। एक जी न्यूज का संपादक है और एक रिपब्लिक का संपादक है। वैसे तो पूरी गोदी मीडिया आ गई थी। दिलचस्प बात यह थी, जब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी न्यूज चैनल ने उसे नहीं दिखाया। मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का खंडन आया, तमाम न्यूज चैनल्स ने उसे दिखाना शुरू कर दिया। मगर बात मैं इन दो चेहरों की करना चाहता हूं। एक जी न्यूज का संपादक है, एक रिपब्लिक का संपादक है। दोनों का एक काला इतिहास है। इन दोनों ने किस तरह से पेगासस की इस बड़ी खबर को दबाने की कोशिश की, उसका मजाक उड़ाया, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर रिपब्लिक का यह डिबेट। इन्होंने पेगासस को फ्लॉप शो बताया है। जी हां, पेगासस को फ्लॉप शो बताया है। इसमें बताया जा रहा है कि यह सब बकवास है, बेईमानी है, एक फ्लॉप शो है। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि फ्लॉप शो क्या होता है? पूरी सरकार हिल गई। सरकार एक ही बयान दे रही थी। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी वैष्णव और देश के गृह मंत्री अमित शाह। तीनों ने बिल्कुल एक सा बयान दिया। क्या बयान दिया? कि यह जो रिपोर्ट आई है वो मॉनसून सत्र में बाधा पैदा करने के लिए है, क्योंकि इस मॉनसून सत्र के अंदर मोदी सरकार बहुत अच्छे अच्छे बिल लाने वाली है। सरासर झूठ। सबसे बड़ी बात, ये जो रिपोर्ट आई है वो 17 देशों में जारी की गई है। यह बताया गया है कि इन 17 देशों में किस तरह से अलग अलग लोगों को उनकी सरकारों ने टारगेट किया। निशाने पर सिर्फ भारत सरकार या बीजेपी नहीं थी। सिर्फ वायर जो है भारत पर फोकस कर रहा था। मगर तमाम अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टीज की अलग अलग सरकारों की बात की जा रही थी। रट्टू तोते की तरह दोस्तों एक ही बयान दे रहे थे। रविशंकर प्रसाद के बयान का मैंने आपको जिक्र किया। अब सुनिए अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र को देखते हुए यह साजिश रची गई है। इन्हें हंसी भी नहीं आती इस तरह की बातें करने से पहले। सुनिए अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। Honorable Speaker Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker Sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. अब मैं आपको बताना चाहता हूं अमित शाह ने क्या बयान दिया। आपके स्क्रीन पर लोगों को मौजूदा मॉनसून सत्र से बेतहाशा उम्मीदें थीं। किसानों, युवाओं और महिलाओं और साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई बिल लाए जाने वाले थे जिन पर बहस होनी थी और चर्चा होनी थी, और प्रधानमंत्री इन सब पर चर्चा के लिए तैयार थे। पेगासस से जुड़ी खबर की टाइमिंग पर सवाल उठाए जाने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। यह व्यवधान पैदा करने वालों के लिए, गतिरोध पैदा करने वालों की रिपोर्ट है। फिर वही मॉनसून सत्र का रोना। इससे क्या पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से हिल गई है। सरकार लगातार गलत बयानी कर रही है। कह रहे हैं अभी तक इन्होंने हमें यह नहीं बताया कि पेगासस की इन्होंने इस्तेमाल की या नहीं की, पेगासस को इन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा।
बस रविशंकर प्रसाद ये बयान दे रहे थे कि 45 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो हम पर क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है? मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? पेगासस का इस्तेमाल गलत है, अलोकतांत्रिक है और कानून के खिलाफ है, और अगर सरकार ऐसा कर रही है तो बहुत शर्मनाक है। यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर मैं बात कर रहा था इनके पालतू पत्रकारों की। दोस्तों, ये जो शख्स है रिपब्लिक का संपादक, जो पेगासस को फ्लॉप शो बता रहा था, इसके इतिहास के बारे में आपके सामने खबर देखिए। टीआरपी स्कैम, अर्नब गोस्वामी नेम्ड इन चार्जशीट बाय मुंबई पुलिस। ये लोग पत्रकारिता की बात कर रहे हैं जो कि टीआरपी घोटाले में फंसे हुए ये आरोपी आदमी। और फिर ये तस्वीर याद है रोते हुए एक आदमी की आत्महत्या को मजबूर करने के लिए यह संपादक जो है करीब 5 दिन तक जेल में रहा था, 1 हफ्ते तक जेल में रहा था। हालांकि मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर शिवसेना की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ होती तो यह शख्स जेल नहीं जाता। मगर चलिए, किसी बहाने तो इंसाफ होता दिखाई दिया। इस आदमी पर ये 2 कालिक हैं, ये 2 धब्बे हैं। क्या यह बतलाएगा कि पत्रकारिता के क्या मायने हैं? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। कल जी न्यूज ने क्या कार्यक्रम दिखाया, देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए, डीएनए से नो टू फॉरेंसिक कॉन्स्पिरेसीज पर ट्वीट कीजिए, यानी कि विदेशी साजिशों के खिलाफ मोर्चा खोलिए। पेगासस की बिना सर पैर की खबर का विश्लेषण बिना सर पैर की खबर का विश्लेषण, और इसके संपादक को इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, खुजली हुई है कि उसने यह भी बयान दिया आपके स्क्रीन पर। वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया लिस्ट. Most of these journalists aren't worthy of such expensive spyware. They have virtually no impact. Yes, they are anti-Modi, but that's not because of their journalism. It's because their supply chains have been cut off since 2014. आज ये पत्रकारिता का ज्ञान दे रहा है, ये पत्रकारिता का ज्ञान दे रहा है। तो मैं इसे याद दिलाना चाहूंगा इस तस्वीर की। इस तस्वीर के अंदर यह शख्स कथित तौर पर फिरौती वसूल रहा है एक उद्योगपति से। नवीन जिंदल ने इस पर आरोप लगाया था दोस्तों। यह बात अलग है कि रहस्यमय तरीके से बाद में नवीन जिंदल ने उन आरोपों को वापस ले लिया, मगर एक कैमरे पर पकड़ा गया था और नतीजा यह था कि यह आदमी करीब 2-3 हफ्ते तक तिहाड़ जेल में था। यह देखिए तस्वीर। इस तरह से ये लोग पत्रकारिता के नाम रोशन कर रहे थे। आपके सामने तस्वीरें हैं दोस्तों, वीडियोज हैं जहां पर फिरौती वसूली की बात हो रही थी। कथित तौर पर जेल में था यह आदमी। और अब यह खबर देखिए दोस्तों, जब एक चैनल का यह संपादक था तो इसने उमा खुराना नाम की एक महिला को वैश्याओं का सरगना, झूठी खबर चलाई थी कि यह वैश्याओं का सरगना है। उस औरत को भीड़ ने लगभग मार डाला था दोस्तों, मार डाला था उसे लगभग भीड़ ने। बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके चैनल को 1 महीने तक के लिए बंद कर दिया था। आज ये लोग पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। आज ये लोग पेगासस को फ्लॉप शो बता रहे हैं। पेगासस वाला मामला मैं फिर स्पष्ट कर दूं, पेगासस की जो तकनीक है वो सिर्फ सरकारों को बेची जा सकती है। अगर यह भारतीय नेताओं, भारतीय पत्रकारों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने ही खरीदा होगा, सरकार ही इसका इस्तेमाल कर रही होगी। और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा जो कल मैंने अपने एक शो में कहा था, इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तीनों मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सरकार कह रही कि हमने ये जासूसी नहीं करवाई या हमने टेक्निक नहीं खरीदी, तो कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई देश विरोधी ताकत अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री या माननीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फोन में पेगासस इंस्टॉल करा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, देश का उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच होनी चाहिए।
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच करें। भारतीय जनता पार्टी इससे क्यों डर रही है? बताइए क्यों डर रही है? क्यों आप लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा अपनी पालतू मीडिया के जरिए खेल रहे हैं? आप वो दो सिर्फ प्रतीक थे दोस्तों, सिंबल्स थे। अधिकतर मीडिया इसी लाइन को फॉलो कर रही थी। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह कितना बड़ा गुनाह है। वकील करुणानंदी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 43 का जिक्र किया है और उन्होंने यह कहा है कि वैसे तो सरकारों को जासूसी करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं, मगर आपके फोन को हैक नहीं किया जा सकता। आपके फोन में छेड़छाड़ इस तरह से नहीं की जा सकती। यह कानून के खिलाफ है। यह कहता है सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट। आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सेक्शन 43, पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर or any other person who is in charge of the computer system or computer network A accesses or secures access to such computer system or computer network, B downloads, copies or extracts any data, computer data, base or information from such computer system or computer network, including information or data held or stored in any removable storage medium। यानी कि आप इस तरह से परिवर्तन नहीं कर सकते, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। ये एक जानी मानी वकील करुणानंदी हमको बता रही हैं। और ये पत्रकार अब भी कह रहे हैं कि कोई गुनाह नहीं हुआ। क्या इनको इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि ये लोग देश की संविधान, देश के कानून के खिलाफ बातें कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कितना बड़ा गुनाह हुआ है। इस शख्स पर गौर कीजिए, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी। इनके कम से कम 2 फोन्स को पर जासूसी हैक करने का प्रयास किया गया था। राहुल गांधी अक्सर अपना फोन बदलते रहते थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनके फोन को पूरी तरह से हैक किया गया था या नहीं किया गया था, मगर यह कोशिश हुई थी साल 2018-2019 में, जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा था। यानी कि अगर यह फोन हैक हो गया था दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कथित तौर पर सब मालूम था। राहुल गांधी ने इस पर वायर को क्या कहा आपके स्क्रीन पर। जैसा आप बता रहे हैं, यदि इस तरह की निगरानी मेरी या किसी विपक्ष के नेता या फिर किसी नागरिक की गई तो यह बिल्कुल ही गैर कानूनी और निंदनीय है। यदि आपकी जानकारी सही है तो इस स्तर की निगरानी व्यक्तियों की गोपनीयता पर हमले से आगे की बात है। यह हमारे देश के लोकतांत्रिक नींव पर हमला है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। और ये लोग जो कह रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश है, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने इस पर बयान दिया है, इस पर तीखी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। UN urges better regulation of surveillance technology after Pegasus revelations. Pegasus is a highly invasive tool that can switch on a target's phone, camera and microphone. संयुक्त राष्ट्र ने इसकी कड़ी आलोचना की है। तो मैं देश के गृह मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जब कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो क्या यह साजिश 17 देशों में रची जा रही थी? और वो 17 देशों में उन देशों के लोगों या उन देशों के सरकारों की बात की जा रही थी, वहां के पत्रकारों की बात की जा रही थी। वायर ने तो सिर्फ इस देश की बात की। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र इसकी आलोचना कर रहा है। तो क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र भी भारत विरोधी है? अरे भाई, आप इस देश की जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे? आपकी सियासत तो 56 इंची है। आप तो बिल्कुल मजबूत सरकार हैं। आप हर चीज में साजिश देखते हैं, हर चीज में आप डर जाते हैं, हर चीज में आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हर चीज में आप खुद को पीड़ित बताते हैं। कमाल करते हैं आप। दोस्तों, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कड़ा प्रहार किया। क्या कह रही है कांग्रेस? कांग्रेस कह रही है आप जिन लोगों की जासूसी कर रहे हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये एक इजरायली कंपनी है NSO, और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार, मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा। तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट
का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, यह पेगासस एनएसओ की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा, एनएसओ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और अब इस चेहरे पर गौर कीजिए, प्रशांत किशोर और अभिषेक बैनर्जी। प्रशांत किशोर का फोन हैक कर लिया गया था दोस्तों। यानी कि जब पश्चिम बंगाल चुनावों की तैयारी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के फोन के जरिए उनकी एक एक गतिविधि पर उनकी निगाह थी। अभिषेक बैनर्जी, जो कि रिश्तेदार हैं ममता बनर्जी की, उनकी एक एक गतिविधि पर संभवतः कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह थी या सरकार की निगाह थी। क्योंकि मैं फिर दोहरा दूं, पेगासस सिर्फ सरकारें ही खरीद सकती हैं, कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं खरीद सकता। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों, और यह सबसे दुखद खबर है। रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि इनके जितने भी फैसले थे सुप्रीम कोर्ट में, उसका फायदा भाजपा को राजनीतिक तौर पर मिला। और इन्होंने जैसे ही अपने पद से इस्तीफा दिया, ये सीधे राज्यसभा पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी की मदद से। खबर यह है दोस्तों वायर की, इसके मुताबिक रंजन गोगोई पर जिस औरत ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, उसके और उसके रिश्तेदारों के 11 फोनों पर पेगासस के जरिए हैकिंग की गई। और अगर 11 फोनों पर निगाह थी तो मान के चलिए दोस्तों, कम से कम 9 करोड़ रुपए का खर्चा है। कम से कम 9 करोड़ रुपए का खर्चा है इसमें। यानी कि वो लड़की अपने वकीलों से क्या बात कर रही थी, वो अपने रिश्तेदारों से क्या बात कर रही थी। एक तो पहले उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, पहले ही वो पीड़ित है, और उस पर इस तरह से निगाह रखी जा रही थी। यह वायर की रिपोर्ट बता रही थी। अब इन चेहरों पर गौर कीजिए। अश्विनी वैष्णव, जो कि मौजूदा आईटी मिनिस्टर हैं, प्रहलाद पटेल, मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्री, इन दोनों पर निगाह थी। स्मृति ईरानी, इनके एक सचिव थे जिनका नाम संजय काचुरु था, संजय काचुरु के फोन पर भी निगाह थी। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यह वो सरकार है दोस्तों जो ऐसा लगता है किसी पर भरोसा नहीं करती, पूरी तरह से डरी हुई है। और हम यह ना भूलें कि यह गुजरात मॉडल का इतिहास है। अमित शाह पर आरोप लगा था कि गुजरात के अंदर वो एक लड़की की जासूसी करा रहे थे, और उस वक्त भी ये दोनों किरदार सामने थे, खुद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह। यह आरोप इन पर पहले भी लगा था गुजरात के अंदर। आशीष खेतान ने बाकायदा स्टोरी की थी, उसमें अमित शाह की आवाज थी। वो लगातार एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे कि बताओ वो लड़की कहां गई, अच्छा कहां पहुंची, बताओ क्या कर रही है वो। यानी कि इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। क्या आप इन चीजों से मुंह मोड़ सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक नई बात है, पेगासस के जरिए जो जासूसी हो रही, नई बात नहीं, एक इतिहास है। और यही इतिहास, यही सिस्टम, यही गुजरात मॉडल ये पूरे देश पर लगा देना चाहते हैं, और इस पर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, अगर लाइव टीवी में बेबाकी से तथ्यों के साथ हम लगातार आपके सामने मुद्दे लाते रहेंगे, इस पालतू मीडिया को हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि यह पालतू मीडिया आज की तारीख में इस देश के लिए कैंसर से कम नहीं है दोस्तों। और मैंने प्रमाणित किया है, क्योंकि आप यह ना भूलें, जब पालघर में
2 साधुओं की मौत हुई थी, तब रिपब्लिक का वो संपादक सोनिया गांधी पर उसका दोष मढ़ रहा था। यह कह रहा था कि सोनिया गांधी खुश हो रही होगी आज बगैर किसी प्रमाण के। फिर आपको याद होगा जब पहला लॉकडाउन हुआ था और कई गरीब मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें घर वापस जाना था, तब इसी रिपब्लिक के संपादक ने कहा था कि ये भाड़े के एक्टर्स हैं, भाड़े के कलाकार हैं, हमारे गरीब मजदूरों को इसने इस तरह से गाली दी थी। ये वो पत्रकार हैं, ये वो संपादक हैं जो लोगों के खिलाफ हैं, क्योंकि इनका एक काम है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर हम इन्हें लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।